सबसे पहले आपको अगर मैं इंट्रोड्यूस करवाऊँ ओरेकल हर सॉफ्टवेयर का कुछ फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, कुछ लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है। उन फिजिकल और लॉजिकल को मिक्स करके एक सॉफ्टवेयर जो है वो कंस्ट्रक्ट होता है। तो इसमें हमारे पास ओरेकल में जो फिजिकल और लॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं, उनको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। अम, ये पूरी की पूरी स्लाइड जो है, इसमें से कोई ना कोई लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में। तो सबसे पहले आपने जनाब ये करना है कि इस स्लाइड को थोरली रीड करना है। कुछ चीजें हैं जो इसके अंदर मिक्स हो जाती हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि अपना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करें। कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे ऑन द स्पॉट आप पूछ सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ओरेकल का लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर। लॉजिकल क्या चीज होती है जी? सर बेस्ड इसमें ऑन लॉजिक जिसमें हम डिफाइन करते हैं हम्म, कि मतलब इंटरनल जो स्ट्रक्चर जो इसका होता है इसके अनस्ट्रक्ट रूल्स और डेफिनेशंस। ठीक है। अगर हम लोग लॉजिकल को कंप्यूटर साइंस के सेंस में देखें तो वो चीज जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती उसको लॉजिकल कहा जाता है। फिजिकल जी वो है जिसकी एग्जिस्टेंस होती है, ऐसे ही है ना? जी जी सर फाइन। ऐसे। मैं इनको वन बाय वन इन चीजों को डिस्कस करूंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा। आगे आने वाली स्लाइड्स में इसकी इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है थियोरेटिकल सेंस में। मैं इस स्लाइड को लेके आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो है वो करेक्ट करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये तमाम चीजें क्या होती हैं। सो ओरेकल का जो लॉजिकल स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है या वो कॉम्बिनेशन है टेबल्स का, बिजनेस रूल्स का, इंटेग्रिटी, इंडेक्सेस, व्यूज, यूजर्स, स्केमा, प्रोफाइल्स, प्रोसीजर और फंक्शंस एंड ट्रिगर्स। ये क्या क्या है, इनको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो टेबल है वो फिजिकल है या लॉजिकल है। आमतौर पे अगर देखा जाए टेबल्स जो हैं वो लॉजिकल होते हैं। रोज और कॉम्बिनेशन की फॉर्म में आप डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं, डाटा को अरेंज कर रहे होते हैं, वो लॉजिकल है। लेकिन उसके अंदर का जो डाटा है वो फिजिकल होता है। सही है। अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें, कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, ये लॉजिकल है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है टेबल की। ठीक है, टेबल लॉजिकल है, लेकिन उसके अंदर जो स्टोर्ड डाटा है जिसको हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं या अरेंज करते हैं वो फिजिकल फॉर्म में। सो जो टेबल है वो लॉजिकल है और उसके अंदर डाटा जो है वो फिजिकल। सिमिलरली सेकंड नंबर पे हमारे पास आते हैं बिजनेस रूल्स। बिजनेस रूल्स वो हैं जिनकी बेसिस पे हम लोग डेटाबेस को अरेंज करते हैं। अब बिजनेस रूल्स डिफाइन करते हैं कि आपकी ईआरडी कैसे बनेगी, एंटिटीज कौन कौन सी होंगी, उसके रिलेशनशिप्स क्या क्या होंगे, उन एंटिटीज के एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे, वगैरह वगैरह। आपके पास ये लॉजिकल चीज है जो बिजनेस रूल्स डिफाइन करते हैं। ठीक है, एक रूल है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन डेटाबेस में फिजिकल हो सकती है, लेकिन जो रूल है वो लॉजिकल। सिमिलरली इंटेग्रिटी, डेटाबेस की इंटेग्रिटी, टेबल्स की इंटेग्रिटी या डाटा की इंटेग्रिटी जो है वो हमारे पास लॉजिकल है। कैसे? लॉजिकली हम लोग इस चीज को डिफाइन करते हैं कि आपके जो भी टेबल्स वगैरह होंगे या आपका जो डाटा होगा उसको किस फॉर्म में आपने रखना है, कैसे उसको वैलिडेट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं कि डेट ऑफ बर्थ डाटा एक स्टोर करना है हम लोगों ने एम्प्लॉयज से रिलेटेड, कि एम्प्लॉयज की डेट ऑफ बर्थ क्या क्या है। तो इसमें हमें इंटेग्रिटी चेक ये लगाने की जरूरत है कि जो भी डाटा आप स्टोर करेंगे वो पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर, इस फॉर्मेट में आपको स्टोर करवाना पड़ेगा। ये इंटेग्रिटी चेक लगाएगा। सिमिलरली हम लोग इंडेक्सेस की बात करते हैं, तो इंडेक्सेस बेसिकली आपके डेटा में सर्चिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। आपको याद होगा टेबल ऑफ कंटेंट्स बुक्स के पीछे लिखे होते हैं, बुक के स्टार्ट में भी होते हैं और एंड में भी होते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि कौन सा डाटा किस पेज पे मौजूद है। सिमिलरली
इंडेक्सेस की अगर हम लोग बात करें तो डेटाबेस में बहुत सारा डाटा स्टोर्ड है। अगर हम लोगों ने उनको क्विकली सर्च आउट करना है तो हमें इंडेक्सेस का सहारा लेना पड़ेगा, और इंडेक्सेस को यूज करते वक्त हम लोग इस डेटा को इजीली सर्च कर सकेंगे। और इंडेक्सेस ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा डाटा किस एड्रेस एलोकेशन पे पड़ा हुआ है। मैं मेमोरी एलोकेशन की बात। नेक्स्ट थिंग इज व्यूज। जैसे कि टेबल्स हमारे पास लॉजिकल हैं, सिमिलरली हमारे पास जो व्यूज हैं ये भी लॉजिकल हैं। व्यूज बेसिकली क्या है? व्यूज क्यूरीज हैं या रिपोर्ट्स हैं जिनको हम लोग स्टोर कर लेते हैं और बार बार उनको कॉल किया जाता है रिपोर्ट जनरेशन के। फॉर एग्जांपल, एक टेबल है एम्प्लॉयज का और एक क्वेरी का रिजल्ट निकालना चाह रहे हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय। तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय का जो रिजल्ट आएगा वो भी टेबल की फॉर्म में आएगा। और ये जो टेबल है ये बेसिकली व्यू है, वो रिपोर्ट है जो कि हम लोगों ने क्रिएट किया। तो जैसे टेबल लॉजिकल था वैसे ही व्यूज भी लॉजिकल होंगे, इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं। सिमिलरली यूजर्स, यूजर एज अ पर्सन अगर हम लोग बात करें तो वो फिजिकल है, लेकिन सिस्टम के अंदर उसके क्रेडेंशियल्स हैं, यूजर नेम है, पासवर्ड है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ये सारी चीजें बेसिकली क्या है? यूजर्स लॉजिकल। एक यूजर है जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव राइट मिला हुआ है, वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड मॉड्यूल्स को ओपन कर सकता है। ऑन द अदर हैंड एक यूजर है जिसको एज अ सिंपल यूजर उसने उस सिस्टम को इस्तेमाल करना है। तो यूजर्स के प्रिविलेजेस, यूजर की ऑथराइजेशन, यूजर्स की ऑथेंटिकेशन, ये सारी चीजें लॉजिकल। स्केमा, स्केमा हमारे पास किसी भी डेटाबेस का स्ट्रक्चर है। फिजिकल भी हो सकता है, लॉजिकल भी हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग ईआरडी की बात करें, 3 लेवल आर्किटेक्चर में भी ये ईआरडी जो है वो लॉजिकल लेवल पे, लॉजिकल व्यू में रखी गई है। इसकी यही वजह है कि जो बिजनेस रूल्स हैं उनको पॉलिश किया जाता है और बिजनेस रूल्स की बेस पे ईआरडीज बनाई जाती है। अब ईआरडी जब बनेगी वो लॉजिकल होगी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन फिजिकल हो सकती है। ठीक है जी। तो स्केमास डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है वो भी लॉजिकल होगा। प्रोफाइल्स, यूजर्स की प्रोफाइल है, एडमिनिस्ट्रेटर है या वो सिंपल यूजर है, वो टीचर है, वो स्टूडेंट है, वगैरह वगैरह, ये तमाम प्रोफाइल्स भी लॉजिकल होंगी, इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये सिंपली सिस्टम या सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस, स्टोर्ड प्रोसीजर्स एसक्यूएल के अंदर इस्तेमाल होते हैं। एक एग्जैक्ट एग्जांपल अगर मैं दूं, एसक्यूएल क्वेरी के अंदर आप लोगों ने डिफरेंट एग्रीगेट फंक्शंस पढ़े थे थर्ड टर्म में। वो क्या थे? सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम। ये क्या है? उस डाटा की एक रिप्रेजेंटेशन बना देते हैं, एक व्यू जनरेट कर देते हैं। तो जैसे एक व्यू जनरेट किया गया वैसे ही वो एक फंक्शन था। व्यू एक लॉजिकल है तो एक फंक्शन भी लॉजिकल होगा। लास्ट थिंग इज ट्रिगर। ये आप लोगों के लिए न्यू चीज होगी। इनमें से पहले जो चीजें हम लोगों ने डिस्कस की हैं ऑलरेडी आप लोगों को इनके बारे में पता होगा, लेकिन जो ट्रिगर्स हैं इनको हम लोग इन डेप्थ स्टडी करेंगे डीबीएएम के अंदर। ये क्या है जी? इसमें आपने देखना है कि समटाइम्स आपने अपने सिस्टम को ऑटोमेट करना होता है एसक्यूएल की बेस कि एक इवेंट अगर हो और उस इवेंट की बेसिस पे आपके डेटाबेस के टेबल्स में या तो कुछ एंट्री हो जाए या कोई डाटा डिलीट हो जाए या किसी भी टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म। तो ट्रिगर्स क्या करते हैं? कोई इवेंट अगर होगा उस इवेंट को लिसन किया जाएगा और उसके अगेंस्ट ऑटोमेटिकली डेटाबेस में कोई ऑपरेशन परफॉर्म। इसकी एक एग्जांपल मैं देता हूँ। लेट्स से कि हमारे पास एक एचआर से रिलेटेड टेबल है, इसमें ह्यूमन रिसोर्स या टोटल स्टाफ की जो स्ट्रेंथ है वो बताई गई हो। लेट्स से कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 1000 है। एक और टेबल है एम्प्लॉयज का जिसमें एम्प्लॉय से रिलेटेड डाटा या एम्प्लॉयज की प्रोफाइल्स को स्टोर किया। अब अगर एम्प्लॉयज के टेबल में
इंसर्ट की क्यूरी लगती है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय दिस। इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयज के टेबल में डेटा इंसर्ट होगा। अब इसके साथ साथ हमें एचआर वाले टेबल को भी अपडेट करना पड़ेगा। पहले हमारे पास 1000 एम्प्लॉयज थे, अब हमें 1001 एम्प्लॉयज शो करवाने। सिमिलरली हमें क्या करवाना पड़ेगा, एचआर के टेबल में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में 1 का इंक्रीमेंट करवाना पड़ेगा। तो बजाय इसके कि हम लोग हर क्वेरी को मैनुअली प्रोसेस करें, मैनुअली रन करें, हम लोग ट्रिगर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी बेस पे क्या होगा, लेट्स से कि अब हम लोग ट्रिगर लगाते हैं एम्प्लॉयज के टेबल पे कि जब भी एम्प्लॉयज के टेबल पे डाटा इंसर्ट हुआ करे, उसके साथ साथ एचआर वाले टेबल में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में 1 का इंक्रीमेंट हो। तो इसलिए हम लोग ट्रिगर्स का इस्तेमाल करते हैं। एक और एग्जांपल दे देता हूँ, लेट्स से कि हमारा जो स्टॉक है कंपनी का या शॉप का, अगर वो स्टॉक 10 आइटम्स से कम रह जाता है तो ऑटोमेटिकली एक ऑर्डर जो है वो जनरेट हो जाए सप्लायर। तो ये ट्रिगर्स की बेस पे होगा कि हमारे एम्प्लॉयज, हमारे जो स्टॉक है उसका टेबल चेक हो रहा होगा और उसकी क्वांटिटी को मॉनिटर किया जा रहा होगा कंटिन्यूअसली। सिस्टम करेगा, ये ऑटोमेटेड प्रोसीजर है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप मैनुअली काम करें। ठीक है, तो ये मैनुअल प्रॉब्लम्स से बचने के लिए ऑटोमेट किया जाता है, ट्रिगर्स को कॉन्फ़िगर किया जाता है, ट्रिगर्स को यूज। ठीक है, इन तमाम स्टेप्स में अगर किसी चीज से रिलेटेड कोई मसला है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सर इंटेग्रिटी थोड़ा बता दी। इंटेग्रिटी मीन डाटा की प्योरनेस, डाटा आपका प्योर है या नहीं है, डाटा अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, आपको जो डेटा रिक्वायर्ड है एग्जैक्टली उसी डाटा की एंट्री हो रही हो। इंटेग्रिटी अगर हम लोग देखते हैं कि रेफरेंशियल इंटेग्रिटी भी होती है कि एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में एज अ फॉरेन की इस्तेमाल हुई है, तो इस बेस पे भी आप देख सकते हैं कि अगर फॉरेन की जो यूज हुई है किसी भी टेबल की प्राइमरी की है, तो हो सकता है कि उस फॉरेन की के अगेंस्ट कोई प्राइमरी की एग्जिस्ट ना करती हो। अब ये क्या होगा कि आपके डेटाबेस की जो इंटेग्रिटी है ये डिस्टर्ब हो रही है। एक एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से कि अरसलान का रोल नंबर 9 है। अब स्टूडेंट के टेबल में अरसलान का डेटा है रोल नंबर 9। अगर हम लोग अरसलान का रिजल्ट बनाना चाह रहे हैं तो अरसलान की जो प्राइमरी की है जो कि रोल नंबर है उसी को हम लोग यूज करेंगे एज अ फॉरेन की रिजल्ट वाले टेबल में, और हम लोग रोल नंबर 9 नहीं लिखते, रोल नंबर 49 लिख देते। अब यहाँ पे हमारी रेफरेंशियल इंटेग्रिटी जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। रोल नंबर 49 एग्जिस्ट ही नहीं करता तो हम लोग उसका रिजल्ट क्यों बनाएंगे। तो डाटा जो आपस में इंटरलिंक्ड है वो प्योर होना चाहिए, उसके अगेंस्ट कोई रेफरेंसेस मौजूद होने चाहिए। जिस फॉर्म में आपको डाटा चाहिए उसी फॉर्म में डाटा को मैनेज या ऑर्गेनाइज किया। दिस इज कॉल्ड इंटेग्रिटी। जी ठीक है जी, अरसलान क्लियर हुआ है? जी हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर। याद रहे कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया जाता है कि ओरेकल का लॉजिकल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करें, तो उसमें आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने होंगे। सिमिलरली समटाइम आपसे पूछ लिया जाता है फिजिकल स्ट्रक्चर को डिफाइन करें, तो आपको ये नेक्स्ट पॉइंट्स जो हैं इनको लिखना होगा और इनको एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, या समटाइम शॉर्ट क्वेश्चंस में इन पॉइंट्स से रिलेटेड आपसे पूछ लिया जाता है कि लेट्स से ये कंट्रोल फाइल क्या होती है, इनिशियलाइजेशन पैरामीटर फाइल क्या होती है। अच्छा जी, अब स्टार्ट करते हैं ओरेकल फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमारे पास है डेटा फाइल। अब ये ज्यादातर फिजिकल लेयर या फिजिकल लेवल, फिजिकल व्यू की बात हो रही है। आपकी हार्ड ड्राइव में डाटा फिजिकली स्टोर कैसे कैसे हो रहा होगा उसकी हैंडलिंग की बात। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेटा फाइल्स की। मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा इन तमाम चीजों से। इन डेप्थ इंशाल्लाह हम लोग इन चैप्टर्स में ही देखेंगे। वन बाय वन हर फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर का एक अलग अलग चैप्टर या हर चैप्टर में अलग अलग पोर्शंस बनते हैं जिसमें हम लोग इन चीजों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेटा फाइल। आपकी हार्ड ड्राइव में
जो टेबल्स से रिलेटेड, टेबल में जो डेटा वैल्यूज आप एंटर करते हैं वो हार्ड ड्राइव में किसी फाइल की फॉर्म में मौजूद हो। और फाइल हैंडलिंग आपको पता ही है, आपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में और ऊप में फाइल हैंडलिंग का इस्तेमाल किया है कि जब भी डेटा को आपने स्टोर करना होता है परमानेंटली किसी हार्ड ड्राइव में स्टोर किया जाता है और हार्ड ड्राइव में आपको फाइल बनानी पड़ती है ताकि आप अपने डेटा को मैनेज कर सकें। तो डेटा फाइल वो फाइल है जिसमें फिजिकली आपकी डेटाबेस का डेटा, टेबल की वैल्यूज, तमाम चीजें स्टोर्ड हो। अब अगर सोचें हम लोग कि फिजिकल और लॉजिकल स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के बगैर इनकम्प्लीट है। लेट्स से कि डेटा फाइल हमारे पास नहीं है, सिर्फ टेबल मौजूद है, एक स्ट्रक्चर मौजूद है, उसके अंदर डेटा स्टोर ही नहीं हो रहा, हमें फायदा ही नहीं है उसका। सिमिलरली अगर आपके पास सिर्फ डेटा है और उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए कोई टेबल मौजूद नहीं है तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो टेबल में या डेटाबेस में जो भी डेटा स्टोर होगा फिजिकली हार्ड ड्राइव में, वो एक फाइल की फॉर्म में स्टोर होगा और उस फाइल को डेटा फाइल कहा जाता है। नंबर 2 इज रीडू लॉग फाइल। लॉग्स क्या होते हैं, है आइडिया किसी को? मोबाइल फोन में लॉग इस्तेमाल होते हैं, वो क्या करते हैं? कॉल लॉग्स, कोई बताएगा प्लीज? सर नहीं पता, आप बताएं। Which contain information इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट? information about calling, receiving या जो receive हुई है या जो गई है इनगोइंग। क्रोनोलॉजिकल पैटर्न के अंदर डेट, टाइम वाइज, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कॉल लॉग्स जो है वो मेंटेन हो रहे होते हैं हमारे मोबाइल फोन। क्या मतलब, आपने 10 बजे किसको कॉल की, 10 बज के 1 मिनट पे किसकी कॉल आई, फला डेट को, एंड सो ऑन। क्या होता है कि एक पैटर्न वाइज जो इवेंट्स हैं कॉल से रिलेटेड उनका डाटा मैनेज हो रहा होता है। ऐसे ही होता है ना, डायलर हम लोग ओपन करते हैं तो हमें पता चलता है कि लास्ट मिस्ड कॉल किसकी आई, लास्ट रिसीव कॉल किसकी थी, लास्ट आपने जो डायल्ड कॉल है वो किसको की, वगैरह वगैरह। एग्जैक्टली ओरेकल में भी यही काम हो रहा होता है कि किस यूजर ने कौन सी क्वेरी एग्जीक्यूट की, कौन सा डाटा स्टोर किया, कौन से डाटा को हैंडल किया गया, ये तमाम चीजें ओरेकल के अंदर मौजूद होती हैं इन द फॉर्म ऑफ लॉग फाइल। इसको मेंटेन किया जा रहा होता है कि कब किस डाटा में मैनिपुलेशन हुई, कौन सा डाटा इंसर्ट हुआ, कौन सा डाटा डिलीट हुआ, एसक्यूएल से रिलेटेड तमाम चीजें बताई जाती हैं। ठीक है, ये रीडू लॉग फाइल का काम होता है। अब इसको हम लोग दोबारा से डिस्कस करेंगे रीडू लॉग फाइल को डिटेल में। ये तो सिंपल, अगर हम लोग लॉग्स की बात करें तो ये रीडू का क्या मतलब है, दोबारा से करना। इसका फायदा ये होता है कि इन केस आपका डाटा लॉस हो जाता है तो रीडू लॉग फाइल से आप अपना डाटा रीस्टोर कर सकते हैं। जब आप क्वेरी इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट इनटू, लेट्स से कि एम्प्लॉय का एक टेबल है वो खाली है, आप एम्प्लॉय का टेबल बनाते हैं तो एक एसक्यूएल बनानी पड़ेगी, आपको एसक्यूएल लिखना पड़ेगा, क्रिएट टेबल की क्वेरी आपको लिखनी पड़ेगी। क्रिएट टेबल करेंगे, जैसे ही उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे, उस क्वेरी की एग्जीक्यूशन के साथ साथ रीडू लॉग फाइल में उस क्वेरी का डाटा स्टोर हो जाए। फिर उसके बाद डाटा इंसर्ट करते हैं आप, फर्स्ट एम्प्लॉय का डाटा आपने इंसर्ट किया, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय दिस दिस दिस, उसके एट्रीब्यूट लिखे और उसकी वैल्यूज लिख दी। तो जैसे ही वो वाली इंसर्ट वाली क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, रीडू लॉग फाइल में उसका डाटा स्टोर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एम्प्लॉय का आप डाटा देंगे, सेम रीडू लॉग फाइल में वो वाला डाटा भी स्टोर हो जाएगा, वो क्वेरी स्टोर हो जाएगी। अब इसका फायदा ये होगा कि इन केस आपके पास टेबल अवेलेबल नहीं है, हार्ड ड्राइव से टेबल फॉर्मेट हो गया या डाटा फाइल करप्ट होगी वगैरह वगैरह, कुछ भी हो सकता है, अगर आपके पास रीडू लॉग फाइल मौजूद है तो आप उन क्वेरीज को रीडू कर सकते हैं, आपका डाटा रिट्रीव हो जाएगा, रीस्टोर हो जाएगा। आर्काइव्ड लॉग फाइल्स, आर्काइव्ड लॉग फाइल्स, अब हमें पता चला कि रीडू लॉग फाइल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा एसेंशियल होती हैं एक डेटाबेस में डाटा को हैंडल करने के लिए। अगर उसमें डाटा स्टोर्ड है, उससे रिलेटेड तमाम क्वेरीज जो हैं
वो टाइम के साथ साथ टाइम के पैटर्न में एक फाइल में मौजूद होंगी, जिनको रीडू लॉग फाइल्स कहा जाएगा। अब रीडू लॉग फाइल्स को स्टोर करना भी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो क्या किया जाता है, रीडू लॉग फाइल्स को आर्काइव करके स्टोर किया जाता है, कंप्रेस कर दिया, जिप करके एक फोल्डर में टाइम वाइज या डेट वाइज स्टोर कर दिया। अगर आप ऑब्जर्व करें, अपने मोबाइल फोन में व्हाट्सएप का फोल्डर खोलें और व्हाट्सएप में डेटाबेसेस वाला फोल्डर ओपन करेंगे तो आपको आर्काइव्ड फाइल्स शो होंगी। डेट वाइज डेली बेसिस पे रात को 2 बजे के करीब डेटाबेस का बैकअप लिया जाता है और उस बैकअप को स्टोर किया जाता है। वो बेसिकली क्या है, वो आर्काइव्स हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अपने फोन को अगर आप रीसेट कर देते हैं और रीसेट करने के बाद आप जैसे ही अपनी गूगल आईडी लगाते हैं तो गूगल ड्राइव से आपका डेटा टाइम के साथ साथ रीस्टोर होना स्टार्ट हो जाता है व्हाट्सएप। अब ये क्या है कि वो रीडू लॉग फाइल्स को ही रीस्टोर किया जा रहा होता है वन बाय वन, और डिसेंडिंग ऑर्डर में किया जा रहा होता है कि पहले आज का डाटा रीस्टोर हुआ, उसके बाद कल का होगा, उसके बाद परसों का होगा, एंड सो। तो ये हमारे पास रीडू लॉग फाइल और आर्काइव लॉग फाइल्स हैं। इन दोनों में फर्क क्या है, रीडू लॉग फाइल सिंपल वही लॉग फाइल्स हैं और आर्काइव्ड लॉग फाइल्स जो हैं वो जिप करके एक फोल्डर में स्टोर कर दिया जाता है फ्यूचर यूज के। कंट्रोल फाइल। जी सर एक क्वेश्चन पूछना था बैकअप के रिगार्डिंग। जी प्लीज। सर जब हम फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप का बैकअप करते हैं, अगर पहले बैकअप किया हुआ है लेकिन एक था हमारे पास कन्वर्सेशन थी वो हमने डिलीट कर दी और फिर बैकअप हुआ, तो क्या वो उधर से भी डिलीट हो जाएगी, क्लाउड स्टोरेज से भी? ये डिपेंड करता है कि वो बैकअप क्रिएट कब हुआ था। अगर वो बैकअप उस वक्त क्रिएट हुआ था जब आपने उस चैट को डिलीट नहीं किया था, तो आपकी जो चैट है वो वहां पे बैकअप में स्टोर होगी। अगर बैकअप लिया तब है जब आपने फाइल को या चैट को डिलीट कर दिया, तो वो वाला बैकअप अवेलेबल नहीं। ओवरराइट हो जाता है मतलब डाटा? जी ओवरराइट कह सकते हैं इसको, कि आपके ना डेली बेसिस पे, अभी हम लोग ना बैकअप फाइल्स में उस चैप्टर में एक और चीज डिस्कस करेंगे, पैटर्न्स होते हैं बैकअप्स के, कि आप इंक्रीमेंटल बैकअप लेना चाह रहे हैं या फुल सिस्टम बैकअप लेना चाह रहे हैं। इंक्रीमेंटल में ये होता है कि व्हाट्सएप जो है ना वो इंक्रीमेंटल बैकअप लेता है। इसका क्या मतलब है कि डेट वाइज या टाइम वाइज एक यूनिट डिसाइड कर लिया जाता है और उस बेसिस पे बैकअप्स लिए जाते हैं। यानी कि आज जो बैकअप लिया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ आज की चैट से रिलेटेड, जो कल लिया गया था वो उसमें कल की चैट से रिलेटेड है। इस वजह से फाइल को ना छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, क्योंकि अगर आप फुल बैकअप्स लेना स्टार्ट कर देंगे, डे 1 से लेके आज तक एक बैकअप बन जाए, फिर कल जो है वो डे 1 से लेके कल तक का डाटा हो, ये हमारे लिए मुश्किल हो जाता है फाइल्स को मैनेज करना, और बैकअप साइज बढ़ जाएगा। बहुत सारे लोगों के पास LTE अवेलेबल नहीं है या ब्रॉडबैंड अवेलेबल नहीं होता, उनका डेटा जो है वो गूगल ड्राइव पे अपलोड नहीं हो पाएगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती। तो डिपेंड करता है कि बैकअप आपने कब लिया। और एक और चीज, जो व्हाट्सएप वगैरह के बैकअप्स होते हैं वो एक फोन में, जिस फोन में बनाए गए हैं उसी फोन में ही रिस्टोर हो सकेंगे, वो किसी और फोन में रिस्टोर नहीं होगा। इसकी वजह ये है कि वो जो बैकअप्स हैं उनको एनक्रिप्ट किया जाता है, और जो एनक्रिप्शन है उसकी की आपके फोन की हार्डवेयर आईडीज हो। होप आई आंसर द क्वेश्चन। Next thing is initialization parameter file. Initialization parameter file वो फाइल है जो Oracle या कोई भी सिस्टम फर्स्ट टाइम जब स्टार्ट होता है, बूटिंग का प्रोसेस आपने देखा था ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, के उसमें बहुत सारी फाइल्स या उनसे रिलेटेड डाटा जो है वो स्टोर होता है, और उससे पता चलता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सिस्टम फाइल्स हैं वो कहाँ कहाँ स्टोर। बायोस की बात कर लेते हैं हम लोग, कर्नल की बात कर लेते हैं, ये सारी चीजें एक मैनेज्ड वे में चलती हैं ताकि आप ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी के अंदर लोड करवा। एग्जैक्टली यहाँ पे भी Oracle जब स्टार्ट होने लगता है तो इनिशियलाइजेशन पैरामीटर फाइल वो ऐसी फाइल है जिसमें तमाम पैरामीटर्स और तमाम रिलेटेड फाइल्स के पाथ मौजूद है, कि ये वाली फाइल कहाँ पे है, डेटा फाइल्स कहाँ पे मौजूद है, रीडू लॉग फाइल्स वाला फोल्डर कहाँ पे है, यूजर्स कौन कौन से किए जाएंगे, एंड सो ऑन।
इस इनिशियलाइजेशन पैरामीटर फाइल की बेसिस पे जो पैरामीटर्स है वो स्टोर किए जाते हैं और उनको रीड किया जाता है ताकि ओरेकल को प्रॉपरली रन करवाया जा सके। हर बार जब भी ओरेकल ओपन होगा या ऑन होगा तो सबसे पहले जो फाइल रीड आउट होगी वो इनिशियलाइजेशन पैरामीटर फाइल होगी, जिसमें डेटाबेस का नाम, यूजर्स कौन कौन से हैं, हर यूजर को प्रिविलेज कौन सा दिया गया है, पासवर्ड्स कौन कौन से हैं, ये तमाम चीजें मौजूद होती हैं इनिशियलाइजेशन। ओके, अलर्ट एंड ट्रेस लॉग फाइल। अलर्ट्स तब जनरेट होते हैं जब कोई वार्निंग या एरर आता है। अब वार्निंग या एरर को हैंडल करने के लिए आपको प्रोसीजर्स गिवन होते हैं कि अगर ये एरर आता है तो आपने ये काम करना है, अगर ये एरर आता है तो आपने ये काम करना है। समटाइम आपने ऑब्जर्व किया होगा सिस्टम को यूज करते हुए भी कुछ एरर्स के नंबर्स होते हैं। एरर नंबर 502, वेब को अगर आप यूज कर रहे हैं तो समटाइम कुछ एरर आते हैं, एरर 404, पेज नॉट फाउंड। अब क्या है कि 404 के अगेंस्ट कोई ना कोई प्रोसीजर ऐसा है जिसको रिजॉल्व किया जा सकता है, यानी कि जो रिसोर्स आप रिक्वायर कर रहे हैं हो सकता है वो अवेलेबल ना हो। तो अलर्ट एंड ट्रेस लॉग फाइल्स ऐसी फाइल्स हैं जो कि अलर्ट्स को हैंडल कर रही होती है, अलर्ट्स को स्टोर कर रही होती है। अब एक सिस्टम है वो 24/7 चल रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर सम टाइम मैन्युअली उसको मॉनिटर नहीं कर पाते। तो अलर्ट एंड ट्रेस लॉग फाइल का ये काम होता है कि उसमें जो भी एरर्स, जो भी अलर्ट्स जनरेट होते हैं सिस्टम के, उनको स्टोर कर लिया जाता है ताकि एडमिनिस्ट्रेटर्स बाद में उन एरर्स को देख सकें और उन एरर्स को रिजॉल्व कर सकें। ये काम होता है जनाब अलर्ट एंड ट्रेस लॉग फाइल। बैकअप फाइल, हाँ, आई डोंट थिंक आप लोगों को बताने की जरूरत है ये क्या चीज होती है। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि वो फाइल्स हैं जिसमें आपके सिस्टम से रिलेटेड तमाम डाटा रखा जाता है और बाद में इसको रिस्टोर करने के लिए या आई एम सॉरी, इंटरनेट कनेक्शन जो है वो अनस्टेबल था मेरा। मैं इसको प्रोसीड कर रहा हूँ। क्या मेरी जो स्क्रीन है वो शेयर हो रही है आप लोगों तक? नो सर। जी, अब आ रही है? जी सर, अब हो रही है। ठीक है। हम लोग बात कर रहे थे बैकअप फाइल्स की। बैकअप फाइल वो फाइल है जो ओरेकल से रिलेटेड सिस्टम का लॉजिकल या फिजिकल जो भी डेटा है उसको स्टोर करने के लिए काम आती हैं, ताकि आप या तो सिस्टम को माइग्रेट करना चाह रहे हैं या माइग्रेट नहीं भी करना चाह रहे, कोई प्रॉब्लम आ गई है, हार्डवेयर फेलियर हो गया, आपका डेटा लॉस हो गया, तो आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज ओरेकल मैनेज्ड फाइल्स। कुछ ऐसी सिस्टम फाइल हैं जो कि ओरेकल खुद ब खुद मैनेज कर रहा होता है। ये क्या होती है, इसको इंशाल्लाह ओरेकल ओएमएफ वाले फाइल चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट थिंग इज पासवर्ड फाइल्स। ये वो फाइल्स हैं जिसमें यूजर्स के प्रिविलेजेस और यूजर से रिलेटेड जो पासवर्ड्स हैं उनको स्टोर किया जाता है। यूजर किस लेवल का है, उसको कौन कौन सा डाटा ऑथराइज्ड है, क्या क्या चीजें वो देख सकता है, क्या क्या चीजें नहीं देख सकता, ये तमाम चीजें ओरेकल की पासवर्ड फाइल्स के अंदर मौजूद है। तो अगर इसको हम लोग समराइज करें तो डेटा फाइल्स वो फाइल है जिसमें आपकी डेटाबेस का डेटा फिजिकली स्टोर हो रहा होता है हार्ड ड्राइव में फाइल्स की फॉर्म में। रीडू लॉग फाइल वो लॉग फाइल है जो आपकी एसक्यूएल से रिलेटेड एक्शंस को या क्वेरीज को स्टोर करता है। जब वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं, एग्जीक्यूशन के साथ साथ ही इसका लॉग मेंटेन किया जा रहा होता है कि कौन कौन सी एसक्यूएल क्वेरीज कब कब एग्जीक्यूट हुई थी। ये बाद में आपकी डेटा रिकवरी के लिए आपके लिए आसानी होती है, इंटेग्रिटी को मेंटेन किया जा रहा होता है। आर्काइव लॉग फाइल्स वो फाइल हैं जो कि जिप हुई हुई रीडू लॉग फाइल्स हैं। इनको मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे या हो सकता है डेली बेसिस पे आर्काइव किया जाए और एक जगह स्टोर कर दिया जाए, ताकि ये फ्यूचर में इन केस डाटा हमारा लॉस हो तो हम लोग आर्काइव लॉग फाइल्स को यूज करते हुए
इनको रिकवर कर सकेंगे। इसके बाद कंट्रोल फाइल्स हैं। कंट्रोल फाइल वो फाइल होती हैं जिसमें डेटाबेस से रिलेटेड डाटा मौजूद होता है कि कौन सी डेटाबेस, कौन सी यूजर, उसके टेबल स्पेसेस कौन सी हैं, फिजिकली किस ड्राइव में डाटा को स्टोर किया जाएगा एंड सो ऑन। ये कंट्रोल फाइल में डाटा मौजूद होता है। सिमिलरली इनिशियलाइजेशन पैरामीटर फाइल है। इनिशियलाइजेशन पैरामीटर फाइल वो फाइल है जो कि ओरेकल जैसे ही रन होगा, ओरेकल के स्टार्ट में इसको रीड किया जाएगा और इसके जो पैरामीटर्स हैं उसकी बेस पे फर्दर जो फाइल्स हैं उनको पॉइंट किया जाएगा। इन शॉर्ट मैं छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। इस इनिशियलाइजेशन पैरामीटर फाइल में ओरेकल की जो सिस्टम फाइल्स हैं उनसे रिलेटेड पॉइंटर्स मौजूद हैं। फर्स्ट टर्म में आपने पॉइंटर्स को पढ़ा था। पॉइंटर क्या है? वो किसी भी मेमोरी एलोकेशन को पॉइंट कर रहे हो, उनके एड्रेसेस को पॉइंट कर रहे हो। यहाँ पे भी हमें ये पता चलता है कि कौन कौन सी फाइल्स को आपने लोड करवाना है, कहाँ पे लोड करवाना है, उनका पाथ कहाँ पे गिवन है। तो इनिशियलाइजेशन पैरामीटर फाइल इन चीजों को हैंडल करती है। अलर्ट एंड ट्रेस लॉग फाइल्स, जो भी अलर्ट्स जनरेट होते हैं उनसे रिलेटेड ट्रेसेस जो हैं वो यहाँ पे स्टोर हो रहे होते हैं। वार्निंग भी हो सकती हैं, इंफॉर्मेशन भी हो सकती हैं, एरर्स भी हो सकती हैं। बैकअप फाइल्स वो फाइल हैं जो कि आपके डाटा की एक इमेज स्टोर कर लिया जाता है, कॉपी कर लिया जाता है और बाद में जब आप इसको रीस्टोर करना चाह रहे होते हैं तो बैकअप फाइल्स का इस्तेमाल करते हुए आप अपने डाटा को रीस्टोर कर सकते हैं। Oracle मैनेज फाइल्स कुछ ऐसी फाइल है जो कि Oracle खुद ब खुद ऑटोमेटिकली मैनेज कर रहा होता है। वो कौन कौन सी फाइल है इंशाल्लाह इसके चैप्टर में जाके हम लोग इन डेप्थ स्टडी करेंगे। लास्ट है हमारे पास पासवर्ड फाइल्स, वो फाइल्स जिनमें पासवर्ड से रिलेटेड, यूजर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमारे पास ये मैंने जो हेडिंग्स हैं इनकी एक्सप्लेनेशन ही हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मौजूद है। इनको वन बाय वन देख लीजिएगा। जो चीजें मैंने आपको बताई हैं एग्जैक्टली उन्हीं चीज की इम्प्लीमेंटेशन है, ये इसकी थ्योरी है। इसको रीड आउट प्लीज कर लीजिएगा। इसमें से कुछ क्वेश्चंस जरूर निकलेंगे क्योंकि मैं जान के एक ओपन एंडेड जो असाइनमेंट है वो छोड़ रहा हूँ। वो ये है कि इसमें कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन नहीं की, आप मुझसे पूछेंगे। जब आपने इनको रीड आउट कर लिया होगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या चीजें हैं। अगर फिर भी आपको नहीं समझ आती तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल एक्टिव क्या होता है, इनएक्टिव क्या होता है, इन आगे आने वाली थ्योरी के अंदर ये तमाम चीजें इन्वॉल्व होंगी। तो आपको पता होना चाहिए ये चीजें क्या क्या है। क्वेश्चंस आप मुझसे पूछेंगे। अगर आपने क्वेश्चन नहीं पूछे इट मींस कि आपने जो स्लाइड्स हैं इनको रीड आउट नहीं। ठीक है जी। सर ये स्लाइड्स हमें मिल जाएंगी मूडल से या फिर किस तरह मूडल पे से? अपलोडेड हैं ऑलरेडी, आप लॉग इन करें। ठीक है सर। तमाम स्लाइड्स, ये स्लाइड नंबर 2 है DBM02 जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, इनको आप रीड आउट करें। ओके सर, अगर कोई ठीक है इससे सर। रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मुझसे